नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, इसके तहत आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये अपने आप में बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एडियो में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो इस योजना को दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मैं बहुत अच्छे से आपके सोच को भी बिल्ड कर दूंगा, इस योजना को अच्छे से एक्सप्लेन भी मैं कर दूंगा। लेकिन इस थ्योरी सेक्शन को पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें बताता हूँ, वो इंपॉर्टेंट रहता है ताकि दोस्तों आपके समझ को अच्छे से विकसित किया जा सके। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, आपके समझ को विकसित करना और आपके सोच को तार्किक बनाना। ठीक, तो चलिए तार्किक सोच के इस कड़ी में हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते हैं, क्योंकि सड़क भी एक क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अवसंरचना होता है। ठीक, चलिए कुछ कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे। यह है आपका दोस्तों प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये हमारा टॉपिक का नाम है, आज का इस योजना का नाम है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहते किसे हैं, जिसे दोस्तों आधारभूत संरचना भी बोलते हैं या अवसंरचना भी बोलते हैं। इसे क्या, अवसंरचना, अवसंरचना। ठीक, अवसंरचना, इसी को इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, अवसंरचना, बुनियादी अवसंरचना, आधारभूत अवसंरचना, ये शब्द सुने होंगे आप लोग। ये क्या होता है अवसंरचना? तो ये अवसंरचना है ना, ये अर्थव्यवस्था की क्या अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक तत्व होते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं, संरचनात्मक तत्व लिखिए। तो ये अवसंरचना अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक लिखना है, संरचनात्मक क्या है जी, तत्व होते हैं, संरचनात्मक तत्व। ठीक, जो उत्पादन में सहयोगी होते हैं, क्या संरचनात्मक तत्व हैं जो उत्पादन में सहयोगी होते हैं जी, उत्पादन में सहयोगी होते हैं, सहयोगी होते हैं, किंतु प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होता है, किंतु प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होता। ठीक, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं या अवसंरचना होते हैं, ये अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक तत्व होते हैं। क्या, संरचनात्मक तत्व जो उत्पादन में क्या होते हैं, सहयोगी होती हैं, उत्पादन करने में दोस्तों सहयोग प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होता, डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये उत्पादन में सहयोगी करेंगे लेकिन प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होता। जैसे दोस्तों ये मार्कर का उत्पादन करने में सहयोगी हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उत्पादन करने की प्रत्यक्ष सहभागिता इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं होती है। यह 2 प्रकार के होते हैं, ये अवसंरचना 2 प्रकार के होते हैं। एक भौतिक अवसंरचना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक अवसंरचना, भौतिक अवसंरचना होता है, और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, सामाजिक अवसंरचना, सामाजिक अवसंरचना। ठीक, भौतिक अवसंरचना में क्या क्या आते हैं, तो सड़क आते हैं। सड़क जो हमारा आज का टॉपिक है, सड़क एक भौतिक अवसंरचना है। ठीक, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह आते हैं, बंदरगाह, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब के सब भौतिक अवसंरचना में आते हैं।
सामाजिक अवसंरचना में दोस्तों शिक्षा आता है, क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य आता है, स्वास्थ्य, और आपका पेयजल आता है, पेयजल। ये सब के सब क्या होते हैं? सामाजिक अवसंरचना होते हैं। तो जो अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, हम बात कर रहे हैं भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है, भौतिक अवसंरचना की। और भौतिक अवसंरचना की आज की हमारी टॉपिक है सड़क पे हम बात करेंगे। किस पे? तो सड़क पे। ये सड़क क्या है दोस्तों? इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना है। मतलब ये हमारे अर्थव्यवस्था के, चाहे मैं भारतीय अर्थव्यवस्था का हूं, चाहे मैं राज्य की अर्थव्यवस्था की बात करूं, चाहे मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करूं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक तत्व होता है। मतलब कुल मिलाकर दोस्तों ये हमारे अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक तत्व है। कौन? तो सड़क। ये उत्पादन में सहयोगी होते हैं। हमारे यहां दोस्तों कोई भी वस्तु का उत्पादन हो या सेवा का उत्पादन हो, ठीक है, हमारे देश में या किसी ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में या तो वस्तु का उत्पादन होता है या कोई सर्विस का उत्पादन होता है, तो उस उत्पादन में यह सड़क सहयोग प्रदान करता है, लेकिन प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होता, डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन उत्पादन में सहयोगी प्रदान करता है। ठीक, यह दोस्तों जो सड़क है, क्योंकि हमारा टॉपिक सड़क पे है तो मैं सड़क को ही फोकस कर रहा हूं। यह सड़क हमारे देश की, यह जो सड़क है ना, हमारे देश की सामाजिक गतिविधि, सामाजिक, हमारे देश में जितने भी सामाजिक गतिविधि होता है, गतिविधि एवं आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधियों को दोस्तों पुश करता है, पुश। हमारे सामाजिक गतिविधियों को, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का कार्य करता है कौन? ये तो सड़क, क्योंकि सड़क एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की एक संरचनात्मक तत्व है, राइट। ये सामाजिक गतिविधियों को पुश करता है, ये हमारे देश की आर्थिक गतिविधियों को पुश करता है, राइट। लेकिन कभी कभी यह सड़क सामाजिक अपराध को भी जन्म देता है। बेशक सड़क गरीबी तो दूर करता है, गरीबी दूर करता है, लेकिन कभी कभी यह सामाजिक अपराध को भी जन्म देता है। कैसे? तो चलिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल के माध्यम से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और हमारे जीवन में सड़क का होना क्यों जरूरी है। बिना सड़क के हम एक अच्छी अर्थव्यवस्था की परिकल्पना नहीं कर सकते। यदि हमारे अर्थव्यवस्था को विकास करना है, समृद्धि की ओर ले जाना है, तो सड़क का होना आवश्यक है। यदि दोस्तों गरीबी को दूर करना है, सामाजिक अपराध को रोकना है, नक्सलिज्म की जो समस्या है, टेररिज्म की जो समस्या है, नक्सलवाद एवं आतंकवाद का यदि उन्मूलन करना है, तो सड़क का होना आवश्यक है। ठीक, तो चलिए कुछ अपराध से दोस्तों लिंक करता हूं, ताकि आपकी सोच को मैं विकसित कर सकूं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं हम। सड़क का हमारे दैनिक जीवन में क्यों इंपॉर्टेंस है। मान लो दोस्तों सड़क के बारे में बात कर रहा हूं, सड़क का होना क्यों आवश्यक है और क्यों सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सड़क को विकसित करने का कार्य कर रहा है, राइट। देखिए एक ओरिजिनल कहानी आपको मैं सुनाता हूं, 2022 की कहानी है। द हिंदू में मैंने आर्टिकल पढ़ा था उस टाइम। मैं जब भी इकोनॉमी पढ़ाता हूं, इकोनॉमी में जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक आता है, अवसंरचना, तो इस कहानी को शेयर करता हूं। जो स्टूडेंट मेरे से इकोनॉमी पढ़े होंगे वो बेहतर इस कहानी को जानते होंगे, ठीक ना। तो देखिए सड़क, पहले मैं समझाता हूं दोस्तों। ये क्षेत्र एक है, शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, अरे दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र है। ये ग्रामीण क्षेत्र है। क्या हुआ, एक कहानी है, बहुत रियल कहानी है, 2022 की कहानी है।
2022 मई के महीने में मैं द हिंदू में एक आर्टिकल पढ़ा था, वही कहानी को मैं पढ़ा रहा हूँ, यूपी की बात है। ठीक, तो शहरी क्षेत्र से एक लड़का मस्त शादी करता है, एक लड़का दूल्हे राजा बनता है शादी करने के लिए। ये लड़की कहाँ, मतलब कौन सा क्षेत्र में शादी करता है ये लड़का, तो ग्रामीण क्षेत्र में। लड़की ग्रामीण क्षेत्र की है, ठीक ना, जो लड़की है ये दुल्हन है ये ग्रामीण क्षेत्र की है जी। ठीक, अब लड़की के भी परिवार हैं, लड़के के भी परिवार हैं, भाई शादी हो रहा है तो परिवार है, अरेंज मैरिज है। अब लड़का यहाँ शहर से प्रस्थान करता है बारात लेकर, कहाँ, तो ग्रामीण की ओर प्रस्थान करता है बारात से, अपने कार से जाता है बारात। अब लड़का कोई भी दूल्हा जब बनता है बारात जाता है तो अच्छे सूट बूट में जाता है, अच्छे चमकीले जूता के साथ, अच्छे कोट टाई के साथ बारात जाता है। और दोस्तों वो कपड़ा ना बहुत ही कीमती होता है, जैसे कोई शादी के समय आप कपड़े पहनेंगे वो कीमती होता है ना। ठीक है, जो जूते जो शूज आप प्रयोग करेंगे वो बहुत ही कीमती होता है, प्यारा होता है अपने लिए, क्योंकि हम बहुत सेलेक्टिव कपड़े को हम सिलेक्ट किए रहते हैं, ठीक ना, तो प्यारा होता है भाई वो कपड़ा। अब ये लड़का बारात गया ग्रामीण क्षेत्र में। अब ग्रामीण क्षेत्र में गया तो कुछ समय तक तो अच्छे सड़क थी, लेकिन जैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश किए, अब बारात जाना है, तो यहाँ रास्ते में क्या हो गया, एक गड्ढा मिल गया, यहाँ कीचड़ है, बहुत ज्यादा कीचड़, इतना कीचड़ है कि गाड़ी ना इसको क्रॉस नहीं कर सकता। जो गाड़ी कार से गया था, कार से यहाँ क्रॉस नहीं कर सकता, इतना कीचड़ है। अब बारात तो जाना है, बारात जाना है और कार क्रॉस नहीं कर पाया, तो क्या हुआ, सब उतरे बाराती, दो लोग उसके साथ ही आए, कहे कि हम दूल्हे राजा को भाई उठा कर ले जाएंगे कंधों में। ठीक है, तो दो व्यक्ति इस दूल्हे को उठाकर कंधे में उठाकर ले जा रहे थे। गलती से दोस्तों ये बैलेंस, दोनों लड़के का बैलेंस क्या हो गया, बिगड़ गया, और दूल्हा राजा इस कीचड़ में क्या हो गया, गिर गया। अब वो दूल्हा मतलब वो लड़का कीचड़ में गिरा, मतलब उसके अच्छे कीमती कपड़े खराब हो गए, जूते खराब हो गए। अब उसके मन में एक मानसिक तनाव उत्पन्न हो गया, मतलब गुस्से से बौखलाहट, भाई कीमती चीज खरीदा था तो गुस्से से बौखलाहट। अब आदमी गुस्से में जुबान से कुछ ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं। अब लड़के गुस्से में गए लड़की के परिवार के पास, अब अपने पिता को सुनाता है, क्या जरूरत थी ऐसे गांव में शादी करने की, मैं एक गरीब से शादी कर लेता, एक भिखारी से शादी कर लेता, लेकिन ऐसे घर में और इस लड़की से तो शादी नहीं करता। लड़की ने गुस्से में ऐसा बोल दिया। इतना सुनते ही लड़की का जो पिता है ना, लड़की का क्या पिता, ये लड़की के पिता दोस्तों फांसी लगा देता है, आत्महत्या कर देता है। कारण क्या है, लड़की के पिता ने आत्महत्या क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण है सड़क। इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, तो सड़क है। तो कैसे सड़क सामाजिक अपराध को भी जन्म देता है। ठीक, सामाजिक अपराध को क्या देता है दोस्तों, जन्म देता है जी। तो कौन, तो आपका ये सड़क सामाजिक अपराध को क्या दे दिया, जन्म दे दिया। ठीक, इसलिए अच्छे सड़क का होना आवश्यक है। दोस्तों कुछ चीजों को मैं बता देता हूं, जैसे सड़क अच्छी है तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। सड़क, मान लो दोस्तों यह ग्रामीण क्षेत्र है, ये ग्रामीण क्षेत्र है। अब यहां से अच्छे सड़क जोड़ेंगे तो यह उत्पादन क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र है, यह उत्पादन क्षेत्र है। यह दोस्तों कच्चे माल का क्षेत्र है, यहाँ कच्चे माल मिलते हैं, रॉ मटेरियल मिलते हैं। ठीक, अब ये इसका बाजार है, ये क्या है, मार्केट, जहां से सामान को हम बेचेंगे। अब यहां से यहां जाने के लिए अच्छे सड़क नहीं है तो क्या अर्थव्यवस्था का विकास हो पाएगा, क्या नहीं। अब यहां से कच्चे माल को यहां ले जाना है उत्पादन क्षेत्र में, अब यहां से यहां ले जाने के लिए कोई मीडियम नहीं है, साधन नहीं है, तो क्या अर्थव्यवस्था का विकास हो पाएगा, क्या, तो नहीं। तो दोस्तों इसको अच्छे सड़कों से हमको जोड़ना पड़ेगा, अच्छे सड़कों से हमको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, अच्छे सड़कों से हमको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारे आर्थिक गतिविधियों का क्या होगा, विकास होगा। सामाजिक गतिविधियों का क्या होगा दोस्तों, विकास होगा। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों मैं एक्सप्लेन करता हूं, कुछ उदाहरण के माध्यम से, कुछ फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करना चाहता हूं, कुछ ही बहुत ही स्पेशल तरीके से।
ये चीजें समझ में आ रही है ना, ये चीजें आपको समझ में आएगी ना दोस्तों, तो आप कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं, अपने अपने कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मान लो अच्छी सड़कें हैं किस क्षेत्र में, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी सड़कें हैं, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? किसी भी क्षेत्र में देखिए, आप कल्पना कीजिए अच्छी सड़कें हैं तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में कम समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में कम समय लगेगा, कम समय लगेगा। भाई सड़क अच्छी है तो कोई भी उत्पाद है, कोई भी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को उत्पादन क्षेत्र से बाजार तक पहुंचाने में कम समय लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा जी? कम समय लगेगा। कम समय में कोई उत्पाद बाजार तक पहुंच जाता है तो वह उत्पाद प्रतिस्पर्धी हो जाता है, कंपटीशन में आ जाता है। ठीक, तो ऐसे उत्पाद दोस्तों प्रतिस्पर्धी होते हैं। उत्पाद क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धी। मार्केट में क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धी हो जाएगा, प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। जब कोई भी उत्पाद प्रतिस्पर्धी होता है, कंपटीशन में आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है? उत्पाद की मांग ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उत्पाद की मांग ज्यादा होगा, उत्पाद की मांग ज्यादा होगा, उत्पाद की मांग क्या हो जाएगा जी? ज्यादा हो जाएगा। जब उत्पाद की मांग ज्यादा होता है दोस्तों, प्रोडक्ट की मांग ज्यादा है, तो जो ये उत्पादक वर्ग है इसको लाभ ज्यादा होगा कि नहीं होगा जी? तो लाभ ज्यादा होगा। जो उस उत्पाद का उत्पादन किए हैं, उस उत्पादन वर्ग को लाभ ज्यादा होगा, का लाभ ज्यादा होगा। मान लो ये उत्पाद कृषि उत्पाद है तो किसानों को लाभ ज्यादा होगा ना। तो कोई भी उत्पादक चाहे कृषि उत्पाद हो तो उत्पादक वर्ग को लाभ ज्यादा होगा। जब उत्पाद का लाभ ज्यादा होगा दोस्तों, तो निवेशक उन क्षेत्रों में निवेश करेंगे जहां अच्छी सड़क हो। अब लाभ ज्यादा मिल रहा है भाई, जहां से लाभ ज्यादा प्राप्त होता है, तो जो निवेशक होते हैं ना, इन्वेस्टर, निवेशक उस क्षेत्र में निवेश करना पसंद करते हैं, उस क्षेत्र में निवेश करते हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, उस क्षेत्र में निवेश करते हैं जिस क्षेत्र में अच्छी सड़क हो, अब जिस क्षेत्र में अच्छी सड़क है वहां से लाभ ज्यादा होता है, तो निवेशक प्रोत्साहित होते हैं उस क्षेत्र में निवेश करने के लिए। क्या? तो जिस क्षेत्र में अच्छी सड़क है उस क्षेत्र में निवेश ज्यादा किया जाता है, परिणामतः उस क्षेत्र का दोस्तों विकास ज्यादा होगा। तो परिणामतः होगा क्या? परिणामतः उस क्षेत्र का विकास ज्यादा होगा, मान लो दोस्तों आपके गांव में अच्छी पक्की सड़क है, तो निवेशक वहां ज्यादा दुकान खोलना पसंद करेंगे, बड़े बड़े दुकान लगाएंगे, कोई फैक्ट्री लगाएंगे, तो उस क्षेत्र का क्या होगा जी? विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, उस क्षेत्र का क्या होगा? विकास होगा। अब यहां से पकड़िए, निवेशक उस क्षेत्र में निवेश करना पसंद करेंगे, तो निवेश करते हैं मतलब उस क्षेत्र में औद्योगिकरण ज्यादा होगा, औद्योगिकरण ज्यादा होगा कि नहीं होगा जी? औद्योगिकरण ज्यादा होगा तो रोजगार का सृजन होगा जी, रोजगार का सृजन होता है तो लोगों को क्या मिलेंगे? रोजगार मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रोजगार मिलेंगे। बेरोजगारी में क्या आएगी? कमी आएगी। अर्थात बेरोजगारी में कमी अर्थात दोस्तों गरीबी में कमी, गरीबी में क्या होगा? कमी आएगी। गरीबी में क्या आएगी? कमी। ये इंपॉर्टेंट है।
तो सड़क है दोस्तों, सड़क गरीबी को क्या करता है, कम करता है। सड़क गरीबी को कम करने का प्रयास करता है दोस्तों, गरीबी का उन्मूलन करता है, उन्मूलन करने में सहायक है। याद रखना है, गरीबी का उन्मूलन करने में क्या होता है दोस्तों, सहायक होता है। जब गरीबी में कमी आती है ना, तो लोगों को व्यवस्था के प्रति विश्वास होता है। लोग क्या करते हैं भाई, गरीबी में कमी है तो लोग व्यवस्था का क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लोग व्यवस्था का जो सिस्टम है, व्यवस्था का सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कैसा सपोर्ट, चलिए समझा देता हूं। देखिए, जैसे गरीबी में कमी आती है ना, तो लोग सरकार के प्रति आस्था प्रकट करते हैं, सरकार के प्रति आस्था प्रकट करते हैं। सरकार की जो सिस्टम है, व्यवस्था है, सरकार की योजनाओं पे सहयोग करते हैं। मान लो दोस्तों गरीबी ज्यादा है तो बार बार धरना प्रदर्शन, इधर तोड़फोड़ उधर तोड़फोड़, तो व्यवस्था सही से संचालित नहीं हो पाता है। गरीबी ज्यादा है तो दोस्तों धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़, व्यवस्था का सही से संचालन नहीं हो पाएगा। यदि गरीबी में कमी आती है तो लोग सरकार के प्रति आस्था प्रकट करते हैं, व्यवस्था के प्रति, जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम का सपोर्ट करेंगे। ठीक है। यदि गरीबी में कमी आती है दोस्तों, गरीबी में कमी आती है ना, होता क्या है, नक्सलवाद, नक्सलवाद ये या आतंकवाद, आतंकवाद समस्याओं का समाधान होता है। मान दोस्तों गरीबी ज्यादा है तो लोग नक्सलवाद में, नक्सलिज्म में शामिल हो जाता है, आतंकवाद में शामिल हो जाता है। गरीब आदमी क्या नहीं करता, कहावत है, गरीब आदमी क्या नहीं करता, वो दोस्तों नक्सलाइट में शामिल हो जाएगा, टेररिज्म में शामिल हो जाएगा। यदि गरीबी में कमी आती है ना, तो नक्सलवाद एवं आतंकवाद जैसी समस्याओं का समाधान होता है। ठीक, इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जब ये दोनों समस्याओं का समाधान होता है ना, तो हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वो सही से संचालित होता है। लोग संविधान के प्रति आस्था प्रकट करेंगे, कानून व्यवस्था के प्रति आस्था प्रकट करेंगे। तो दोस्तों सड़क की वजह से ये दोस्तों हमको लाभ हो सकता है, हमारे अर्थव्यवस्था को ऐसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, समाज के गतिविधियों को ऐसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसलिए सड़क का होना आवश्यक है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, एक शब्द हम याद रखना, सड़क समाज की आर्थिक गतिविधियों को, सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। कैसे प्रोत्साहित करता है, हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ चुके हैं। ठीक, इसलिए सड़क का होना आवश्यक है। एक स्टेटमेंट में बोल के दे रहा हूं, लिख के बोल रहा हूं दोस्तों, एक स्टेटमेंट बता रहा हूं। यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या सड़क अर्थव्यवस्था की ऋण है, अर्थव्यवस्था की ऋण है, स्पष्ट कीजिए। तो याद रखना है, ये जो सड़क है ये हमारे अर्थव्यवस्था के क्या होते हैं दोस्तों, रीढ़ होते हैं, रीढ़, बैकबोन। समझ में आ रहा है ना, जो हमारे आर्थिक गतिविधियों को, सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। ये दोस्तों आपके समझ, आपके कंसेप्ट को मैं क्या कर दिया, बिल्ड कर दिया, आपके सोचने के तरीका को मैं बिल्ड कर दिया, आपको तार्किक बना दिया, लॉजिकल बना दिया मैं। अब आते हैं हम सीधा योजना पे, प्रशासकीय प्रतिवेदन के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम चर्चा करते हैं जी। ठीक ना, चलिए, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, तो आते हैं सीधा योजना पे। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य बताया गया है। पहले इसका मेन पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या प्राप्त करना है हमें। ठीक, तो देखिए क्या कहता है, गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति, गांव की सामाजिक वृद्धि करना हो, उन्नति करना हो, या आर्थिक समृद्धि करना हो, उन्नति करना हो, उन्नति की
कल्पना बिना अच्छी सड़कों के करना संभव नहीं है। अच्छी सड़कों के करना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की परिकल्पना अच्छी सड़कों के बिना संभव नहीं है। यदि हम गांव में सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो एक अच्छी सड़कों का होना आवश्यक है। एक बेहतर सड़कों का या मजबूत सड़कों का होना आवश्यक है, यही कहना चाहता है, ठीक ना। तो बिना सड़कों के दोस्तों, अच्छी सड़कों के हम गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक गांव को 12मासी सड़कों से जोड़ा जावे, ठीक ना। तो प्रत्येक गांव को दोस्तों, प्रत्येक गांव को 12मासी सड़कों से जोड़ा जावे। अब प्रत्येक गांव की बात हो रही है। अब प्रत्येक गांव में दोस्तों हम आबादी के आधार पर बात करेंगे, बसाहट के आधार पर हम आगे चलकर बात करेंगे, फिर उसमें प्राथमिकता देंगे, ठीक ना। तो 12मासी सपना सता थे मोला 12मासी वो, है ना। तो देखिए प्रत्येक गांव को 12मासी सड़कों से जोड़ा जाना। 12मासी सड़कों से जोड़ा जाना, कैसे 12मासी सड़कों से जोड़ा जाना सर? देखिए समझते हैं 12मासी सड़कों से जोड़ा जाना। देखिए दोस्तों, अब एक मुख्य सड़क है जी, हाईवे है, ये मुख्य सड़क है, ठीक। मैं लिख देता हूं बिलासपुर से क्या है आपका रायपुर, मुख्य सड़क है। NH30 रायपुर, ठीक, मुख्य सड़क है। अब इधर कुछ बसाहट है, गांव है, ये क्या है दोस्तों? गांव है, ऊपर भी ऐसे गांव होंगे, ठीक ना। अब इस गांव की कुछ आबादी होंगे जी। ये क्या है? 12मासी सड़कें है ना, इसमें 12 महीने इसमें परिवहन का आवागमन लगा रहता है, 12मासी सड़कें हैं। तो दोस्तों हमको गांव को भी इस 12मासी सड़कों से क्या करना है? कनेक्ट करना है, किसी भी माध्यम से क्या करना है? कनेक्ट करना है। 12मासी सड़कों से क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे इन गांवों को 12मासी सड़कों से हमको कनेक्ट करना है। तो सरकार कैसे कनेक्ट करता है? तो उसके लिए एक योजना लाया गया है। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से इन गांवों को 12मासी सड़कों से कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। हालांकि हम चर्चा करेंगे, ये गांव की जनसंख्या पर निर्भर करता है दोस्तों। इसका आधार है बसाहट में दोस्तों जनसंख्या देखा जाता है। उन्हीं गांवों को हम इस 12मासी सड़कों से कनेक्ट करेंगे। चाहे हम डायरेक्ट सड़कों से कनेक्ट कर सकते हैं या एक सड़क से दूसरी सड़क को कनेक्ट करके मुख्य सड़क से जोड़ सकते हैं। यहाँ उपलब्धता को देखा जाएगा, क्या यहाँ कोई हॉस्पिटल है, क्या यहाँ कोई स्कूल है, क्या या यहाँ कोई उत्पादन केंद्र है, कोई मंडी है क्या। इन सुविधाओं के आधार पर भी इसे जोड़ा जाता है, ठीक। चलिए आते हैं, ठीक, जोड़ा जावे। तो देखिए जोड़ा जावे, यहां तक पढ़ चुके हैं, ठीक। देखिए अतः भारत सरकार द्वारा 25/12 सन 2000, जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 2000, तो सन 2000 में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हो गई थी। लेकिन यह दिसंबर, हमारा छत्तीसगढ़ बना नवंबर में, लेकिन यह शुरुआत हुआ है कब? दिसंबर में। तो कब दिसंबर? तो 25 दिसंबर। कैसे याद करेंगे? तो 25 दिसंबर को दोस्तों क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ही क्रिसमस डे मनाया जाता है और 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस के अवसर पर और 25 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जयंती भी है। तो 25 दिसंबर दोस्तों, 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जयंती भी है। और दोस्तों इस योजना के शुभारंभकर्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के शुभारंभकर्ता भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ठीक ना। कैसे एक लाइन में याद रखना है? तो प्रधानमंत्री इस समय, जिस समय छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी था। कौन?
तो अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों हमारे भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जन्म जयंती पर अर्थात 25 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्या किया है, शुभारंभ किया था। और 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस मनाया जाता है, यह बात को नहीं भूलना है। अब से स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ हुआ था कौन से दिवस पर, तो सुशासन दिवस पर। ठीक ठीक को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुभारंभ हुआ था। इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी, इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी। ऊपर में पढ़ चुके हैं क्या उद्देश्य है। सामान्य क्षेत्रों में अब इसका दोस्तों वो दिया गया है बसाहट। सामान्य क्षेत्रों में 500 बसाहटों को अच्छी 500 देखिए सामान्य क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र एवं आईएपी जिला, आईएपी इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जिला, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जहां बुनियादी आवश्यकताओं दोस्तों ऐसे जिला होते हैं जो पिछड़े हुए होते हैं, उनको दोस्तों बुनियादी रूप से विकसित करना होता है, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना होता है। यह आईएपी जिला एक समन्वित कार्यक्रम है। किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं ये, तो नीति आयोग और गृह मंत्रालय के द्वारा दोस्तों यह आईएपी जिला घोषित किया जाते हैं। इसमें बुनियादी मूलभूत आवश्यकताओं को विकास किया जाता है। ऐसे जिले उसे आईएपी जिला कहा जाता है, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ठीक, तो आदिवासी क्षेत्र एवं आईएपी जिलों में 250, देखिए सामान्य क्षेत्र के लिए क्या है, तो 500 आबादी, 500 पॉपुलेशन, जनसंख्या कितना होना चाहिए सामान्य क्षेत्रों के गांव में, सामान्य क्षेत्र में बसाहट कितना होना चाहिए, उस बसाहट की जनसंख्या क्या होना चाहिए, तो 500 होना चाहिए जनसंख्या। 500 अधिक ना, 500 अधिक, 500 प्लस। दूसरा क्या है, आदिवासी क्षेत्र है, मान लो कोई गांव कोई बसाहट आदिवासी क्षेत्र में आता है या वो आईएपी जिला में आता है, आईएपी जिला में आता है, ऐसे जिलों में कितना होना चाहिए, तो 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त 250, 500 प्लस, ऐसे 250 प्लस करके याद रखना है। इससे अधिक मतलब प्लस होता है, आबादी मतलब क्या होता है, जनसंख्या। आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों को अच्छी 12मासी सड़कों से जोड़ा जाना है। ठीक है, तो आधार क्या है दोस्तों, तो बसाहट है ना, ग्राम पंचायत नहीं है, कोई ग्राम नहीं है, राजस्व ग्राम नहीं है, कोई जिला नहीं है, इसका आधार बसाहट है। बसाहट में क्या देखा जाएगा, जनसंख्या देखा जाएगा। मान लो किसी बसाहट में तो सब 500 है, क्या है, 500 पॉपुलेशन है, 500 जनसंख्या की आबादी है, तो वह इस योजना के तहत उसे लाभान्वित किया जाएगा। वह बसाहट इस योजना के तहत पात्र होगा, सिर्फ पात्र। प्राथमिकता बाद में देखेंगे कि उसको प्राथमिकता दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस योजना के तहत उसे पात्र जरूर माना जाएगा। मान लो वह बसाहट क्षेत्र या वह क्षेत्र दोस्तों आदिवासी क्षेत्र में आता है या मरुभूमि क्षेत्र में आता है या आईएपी जिला के अंतर्गत आता है, तो वहां की जो पॉपुलेशन देखा जाएगा वो 250 या 250 से अधिक होना चाहिए, मतलब 250 प्लस होना चाहिए, तब वो पात्र होगा, अदरवाइज पात्र नहीं होगा। ठीक, अब 250 से एग्जैक्ट नहीं, 250 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 300 हो सकता है, 400 हो सकता है, 500 हो सकता है, 600 हो सकता है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र उसी प्रकार से मिनिमम जनसंख्या है ना, ये मिनिमम भाई 250 होना चाहिए। मान लो 200 है तो इस योजना के तहत वो पात्र नहीं होगा। मान लो आदिवासी क्षेत्र है या आईएपी जिला है, वहां की जनसंख्या 200 है, तो इस योजना के तहत वह बसाहट क्षेत्र पात्र नहीं होगा, उसे लाभान्वित नहीं किया जाएगा, यह इसका मतलब है। ठीक, ग्रामीण विकास विभाग, आगे देखते हैं। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभाग ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 9 अप्रैल 2014 को, आज के बाद नहीं भूलना है, इसमें एक नया क्राइटेरिया ऐड किया, नए चीजों को शामिल किया पात्र करने के लिए। कब, तो 9 अप्रैल 2014 को याद रखना है, 9 अप्रैल 2014 को। अभी इस समय प्रधानमंत्री कौन बन चुके थे, मोदी जी। ठीक, तो 9 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित को नहीं भूलना है, नक्सल प्रभावित के 7 जिलों, नक्सल प्रभावित के 7 जिले, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जो पूरा का पूरा बस्तर संभाग में कितने जिले, 7 जिले याद रखना है, एवं 29 विकास खंड याद रखना है। तो बस्तर संभाग में कितने विकास खंड है,
तो 29 विकासखंड है, तो पूरा पूरा बस्तर संभाग की बात हो रही है। बस्तर संभाग के 7 जिलों और बस्तर संभाग के 29 विकासखंड का चयन करते हुए इन विकास खंडों में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, 100 से 249 को नहीं भूलना है, इसके लिए जनसंख्या क्या है जी, तो 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को 12 मासी सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो ये वाला जो सेक्शन है कब से जुड़ा है, ये दोस्तों 9 अप्रैल से जुड़ा, पहले नहीं था। जब योजना की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 को, ये वाला प्रावधान इसमें नहीं था, नक्सल प्रभावित वाला प्रावधान उस टाइम नहीं था। इसे 9 अप्रैल 2014 को जोड़ा गया और इसमें जनसंख्या की मानक तय किए गए। कुछ जनसंख्या कितना होना चाहिए वहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, तो 100 मिनिमम 100 से 249 तक का पॉपुलेशन है, तो उस क्षेत्र को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। देखिए इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे पीएम जनमन कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे पीएम जनमन कहा जाता है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इसी को पीएम जनमन कहा जाता है। हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो पीएम जनमन के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है। कितने? 7। लेकिन इस योजना के तहत 5 विशेष पिछड़ी जनजाति शामिल है, जो केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति है। इसमें राज्य द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति को शामिल नहीं किया गया है। याद रखना है, राज्य द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सा है, तो पंडो और भुंजिया। तो पंडो और भुंजिया इस योजना में लाभान्वित नहीं होंगे। तो सिर्फ कौन कौन से लाभान्वित होंगे? पीवीटीजी समूह। याद रखना है, विशेष पिछड़ी जनजाति पीवीटीजी की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति बेहतर बनाने के उद्देश्य से, तो इन पिछड़ी जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 100 प्लस से अधिक जनसंख्या वाली असंबद्ध बसाहटों को 12 मासी सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना, 12 मासी सड़कों से संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है जी। तो मान लो कोई विशेष पिछड़ी जनजाति वाला क्षेत्र है, बसाहट है, वहां की पॉपुलेशन देखा जाएगा 100 प्लस। याद रखना है 100 प्लस। इसका उद्देश्य क्या है? तो उन विशेष पिछड़ी जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति को बेहतर करना इसका उद्देश्य है। बेहतर करने के लिए दोस्तों उन बसाहट को, ठीक ना, 12 मासी सड़क के साथ दोस्तों संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है, इसका उद्देश्य है। इस योजना के तहत राज्य की कमार जाति को याद रखना है, एक कमार जाति लाभान्वित हो सकते हैं, पहाड़ी कोरबा को रखा गया है, तीसरा अबुझमाड़िया वाले क्षेत्र, अबुझमाड़िया जाति, ठीक है, चौथा बैगा रखा गया है, और 5वां दोस्तों बिरहोर को शामिल किया गया है। याद रखना, इसमें राज्य द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति भुंजिया और पंडो शामिल नहीं है जी, भुंजिया और पंडो शामिल नहीं है। याद रखना, बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक, जनजातियों को शामिल किया गया है, इसमें भुंजिया और पंडो शामिल नहीं है। तो इन 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों का ऐसा समूह जिसकी बसाहट दोस्तों 100 प्लस है, ऐसे बसाहट को मुख्य मार्ग 12 मासी सड़कों से संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि इन 5 विशेष पिछड़ी जनजाति दोस्तों इसकी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की विशेषताएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की दोस्तों जो विशेषताएं हैं, इसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं, उन फीचर को हम समझ लेते हैं। चलिए, अब इस योजना का मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन करना चाहिए, इसको इंप्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पे। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए दोस्तों एक बॉडी है,
वो बॉडी कार्य करता है, क्रियान्वित करता है, तो कोई तो बॉडी होगा ना भाई, कोई तो संस्था होगा, कोई तो अभिकरण होगा जो इस योजना को क्रियान्वित करेगा, संचालित करेगा। तो वही यहाँ बताने जा रहा हूं मैं, ठीक ना। तो योजना के क्रियान्वयन हेतु, मतलब इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कार्यरत है। ठीक है, चलिए लिखते हैं कौन सा अभिकरण कार्यरत है इसके लिए। चलिए, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ ग्रामीण। देखिए राज्य स्तर पे कौन सी संरचना कार्यरत है, स्तर पर, याद रखना ये राज्य स्तर पे बता रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक, कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ लिखिए, छत्तीसगढ़, शॉर्ट में लिखता हूं, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण सड़क, ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास अभिकरण एक एजेंसी है दोस्तों, एक एजेंसी है, राज्य की एक संस्था है जो कि पंजीकृत संस्था है ना, ये पंजीकृत संस्था है जी। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास अभिकरण यही इस योजना को क्रियान्वित करता है, इंप्लीमेंट करता है, याद रखना है। ठीक, तो इसमें कुछ पद संरचना भी होगा। चलिए थ्योरी को पढ़ते हैं, फिर यहां पर हम आएंगे। ठीक है, देखिए योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पे छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कार्यरत है जी। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कार्यरत है प्रत्येक राज्य में ना, हमारे छत्तीसगढ़ में ये विकास अभिकरण है कहाँ, तो रायपुर में है। ठीक, जो छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण, जो छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 19 के अंतर्गत, अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है जी, एक पंजीकृत संस्था है, मतलब यह जो एजेंसी है ये रजिस्टर्ड है। ये विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण है, ये एक रजिस्टर्ड एजेंसी है, पंजीकृत संस्था है। किसमें पंजीकृत है, तो छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण 1973 के धारा 19 के तहत इसको रजिस्ट्रीकृत किया गया है। इस अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों रायपुर में, याद रखना है। इस अभिकरण का मुख्यालय राज्य में कहाँ है, तो रायपुर में है। इसका पद संरचना क्या है, तो इसके प्रमुख कौन होते हैं, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। इसका प्रमुख कौन होता है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ 4 मुख्य अभियंता होते हैं। ठीक, तथा अन्य अमला पदस्थ होते हैं। तो इसके पद संरचना को हम समझ लेते हैं, इसके पद संरचना को हम समझ लेते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें कौन कौन होते हैं, पद संरचना क्या है देखिए। एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, इसको बड़ा से लिखता हूं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, अधिकारी, एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। सीईओ, इसका एक सीईओ होता है, सीईओ, बाद में देखेंगे कि सीईओ कौन होता है। यही दोस्तों अपीलीय अधिकारी भी होता है, इसी को अपीलीय अधिकारी, मतलब रोड से संबंधित जो अपीलीय अधिकारी कौन होता है, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, रोड से संबंधित सड़क इस योजना के तहत अपीलीय अधिकारी कौन है, तो अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, सीईओ होता है। प्लस इसके अधीनस्थ 4 मुख्य अभियंता होते हैं, 4 मुख्य अभियंता होते हैं, अभियंता होते हैं, मतलब मुख्य इंजीनियर जी, अभियंता क्या होता है, इंजीनियर है। तो एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्लस 4 मुख्य अभियंता होते हैं। बाकी क्या होते हैं दोस्तों, अन्य अमला होते हैं। अन्य क्या होते हैं, अमला, अन्य क्या होते हैं, अमला होते हैं। ये दोस्तों इसका पद संरचना है जी, इसका पद संरचना, इतने इसमें पदस्थ होते हैं।
ये सब मिलकर दोस्तों इसमें कार्यरत है। कौन? आपका छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण क्या क्या चीज से मिलकर बना है? तो एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, इसमें जो चीफ होता है, सीईओ होता है, 4 मुख्य अभियंता होते हैं, चीफ इंजीनियर होते हैं, 4 सिविल इंजीनियर, ठीक। अन्य बाकी सब क्या होते हैं? अमला होते हैं। अब सर ये अमला को ना क्या होता है सर, बार बार अमला पढ़ते हैं और कोई भी यूट्यूब वाला ना हमको अमला क्या होता है नहीं बताता है, कोई भी यूट्यूब वाला हमको अमला क्या होता है नहीं बताता है। सर प्लीज आप बता दें कि अमला किसे कहते हैं। चलिए मैं बता देता हूं। अमला, यहां अन्य अमला, तो अमला दोस्तों कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी या अधिकारी होता है, याद रखना है। अमला कर्मचारी भी हो सकता है, अधिकारी भी हो सकता है। अमला कर्मचारी भी हो सकता है, अधिकारी, मतलब कर्मचारी या अधिकारियों को अमला कहा जाता है। तो ऐसे कर्मचारी एवं अधिकारी जो इस योजना के तहत नियुक्त किए जाते हैं, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी एवं कर्मचारी को ही अमला कहा जाता है जी, ठीक ना। तो कैसे याद रखेंगे? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के लिए नियुक्त ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी को अमला कहा जाता है। हो सकता है दोस्तों ये सुपरवाइजर हो सकता है, हो सकता है दोस्तों ये कोई जनपद पंचायत अध्यक्ष हो सकता है, कोई सुपरवाइजर, कोई इंजीनियर, कोई फिटर हो सकता है, ठीक ना, कोई टाइप राइटर हो सकता है। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे जी? अमला कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। क्या कहलाते हैं? तो अमला कहलाते हैं। ये इस एजेंसी के क्या है? पद संरचना है। ये इन चीजों को भी आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। यही क्रियान्वयन एजेंसी है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरी पे आते हैं। चलिए ठीक, 4 मुख्य अभियंता तथा अन्य अमला पदस्थ हैं, यहां तक पढ़ चुके हैं, ठीक। अन्य अमला पदस्थ हैं। अब इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पे ना, अब क्षेत्रीय स्तर पे बात करेंगे। क्षेत्रीय स्तर पे, वो तो राज्य स्तर पे है, अब क्षेत्रीय स्तर पे 8 मंडल कार्यालय, कितने मंडल कार्यालय हैं? तो 8 मंडल कार्यालय कार्यरत हैं। इस योजना के तहत 8 मंडल कार्यालय एवं जिला स्तर पे ना 41 समर्पित परियोजना, जिला स्तर पे दोस्तों 41 समर्पित परियोजना क्रियान्वयन इकाई कार्यरत हैं। तो 41 समर्पित परियोजना क्रियान्वयन इकाई कार्यरत है, याद रखना है। देखो प्रशासनिक प्रतिवेदन स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, 41 समर्पित परियोजना क्रियान्वयन इकाई कार्यरत है। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। अब जो भी सड़क बनेंगे उस सड़क की गुणवत्ता के नियंत्रण के लिए, गुणवत्ता को मैनेजमेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय क्या क्या? प्रथम जिला स्तर पे, द्वितीय क्या है? राज्य स्तर पे, और तृतीय क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय स्तर पे। त्रिस्तरीय व्यवस्था है गुणवत्ता की नियंत्रण के लिए, ठीक। तो गुणवत्ता नियंत्रण हेतु, सड़क की गुणवत्ता क्वालिटी के नियंत्रण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। नहीं भूलना कितनी स्तरीय व्यवस्था की गई है? द्विस्तरीय, एकल स्तरीय, 4 स्तरीय, त्रिस्तरीय। तो आंसर होगा त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। तो सड़क की गुणवत्ता चेक करने के लिए, क्वालिटी चेक करने के लिए, सचिन टिचकुले मूवी देखे होंगे आप लोग दोस्तों, खट्टा मीठा मूवी। तो इंजीनियर आता है बीच में, गड्ढा करके चेक करता है सड़क की क्वालिटी। तो इसे क्वालिटी चेक करने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। प्रथम स्तर पर क्या आएंगे? तो याद रखना प्रथम स्तर पर जिला स्तर। प्रथम स्तर पर किसे शामिल किया गया? जिला स्तर पे। यहां भी प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रथम स्तर पे कौन है? राज्य स्तर है क्या? तो नहीं, राज्य स्तर नहीं, प्रथम स्तर पे जिला स्तर को रखा गया। जिला स्तर पे कौन होते हैं? जिला स्तर को ही प्रथम स्तर कहा जाता है। इस पे होते हैं परियोजना क्रियान्वयन इकाई को शामिल किया गया है, परियोजना क्रियान्वयन इकाई। तो प्रथम स्तर में क्या होते हैं? जिला स्तर को प्रथम स्तर कहा जाता है। इसमें कौन होते हैं? तो परियोजना क्रियान्वयन इकाई होते हैं, PRIU। इसके लिए जवाबदेह है, प्रथम स्तर के लिए जवाबदेह कौन होते हैं? तो परियोजना क्रियान्वयन इकाई होते हैं। परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्रथम स्तर या जिला स्तर के लिए दोस्तों उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। द्वितीय स्तर में किसे शामिल किया गया है? द्वितीय स्तर में याद रखना राज्य स्तर। तो राज्य स्तर कौन से स्तर पे शामिल है? तो द्वितीय स्तर पे शामिल है जी, याद रखना है। अब राज्य स्तर पे स्वतंत्र रूप से राज्य गुणवत्ता समीक्षक नियुक्त किया,
तो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, गुणवत्ता समीक्षक होता है, राज्य गुणवत्ता समीक्षक होता है, राज्य गुणवत्ता समीक्षक होता है। राज्य गुणवत्ता समीक्षक नियुक्त किया जाकर कार्यों का निरीक्षण किया जाता है जी। ठीक, तृतीय स्तर पर किसे शामिल किया जाता है, तो याद रखना राष्ट्रीय स्तर को। तो प्रथम स्तर पे जिला शामिल होता है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। प्रथम स्तर पे जिला स्तर कहा जाता है। इसमें कौन जवाबदेही होते हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, तो परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ठीक ना। द्वितीय स्तर पे किसे शामिल किया जाता है, तो राज्य स्तर पे इसमें जवाबदेह कौन होते हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, तो गुणवत्ता समीक्षक होते हैं, गुणवत्ता राज्य गुणवत्ता समीक्षक होते हैं। तृतीय स्तर पर किसे शामिल किया गया, तो राष्ट्रीय स्तर को शामिल किया गया है। इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं दोस्तों, तो भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र समीक्षा हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक होते हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक को योजना के कार्यों के निरीक्षण हेतु भेजा जाता है। 3 लोग निरीक्षण करने जाते हैं, 3 बार निरीक्षण होता है। कितने बार, तो 3 टाइम्स याद रखना, 3 बार निरीक्षण किया जाता है जाकर, ठीक ना, 3 बार। प्रत्येक सड़क का राज्य गुणवत्ता समीक्षक द्वारा, ठीक ना, प्रत्येक सड़क का प्रत्येक सड़क मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जितने भी सड़क बनाए जाते हैं ग्रामीण स्तर पे दोस्तों बसाहट के आधार पर, तो उन प्रत्येक सड़क का राज्य गुणवत्ता समीक्षक द्वारा कम से कम 3 बार निरीक्षण करना अनिवार्य है। कितनी बार निरीक्षण करना अनिवार्य है, तो 3 बार जाके दोस्तों सड़क की क्वालिटी को चेक करता है कि सही से इसमें रेत गिट्टी का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, जो मिक्सर है उसका सही से उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, क्वालिटी सही है कि नहीं है, जो बजरी है या जो पत्थर है उसका सही से इस्तेमाल किया गया है कि नहीं किया गया है, 3 बार जाके चेक करते हैं जी। ठीक, सिर्फ ऐसी सड़कें जिनकी गुणवत्ता मानक स्तर की हो, मतलब जो मानक स्तर की हो को ही मान्य किया जाता है। मतलब ऐसी सड़क चेक करने के बाद जो मानक स्तर को प्राप्त कर लेता है, ऐसी सड़क को मान्य किया जाता है दोस्तों, मान्य किया जाता है कि 100% सही बना है। ठीक, जो मानक स्तर की हो, गुणवत्ता मानक स्तर की हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा भेजे जा रहे राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों के द्वारा किए गए निरीक्षणों में, अब राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक जो भी निरीक्षण करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो निरीक्षणों में राज्य की सड़कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी पाई गई है। मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जो गुणवत्ता समीक्षक हमारे राज्य में आते हैं समीक्षा करने, निरीक्षण करने, तो उन लोग बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की सड़क बहुत अच्छी है। ठीक ना, तो बहुत अच्छी पाई गई है राज्य की सड़कों को। ठीक ना, वर्ष 2023-24 में संतोषप्रद सड़कों का प्रतिशत, मतलब सबसे अच्छे सड़क, मतलब सड़क को देख लेकर संतोषप्रद ठीक ठाक सड़क बना है। ठीक ना, कितना परसेंट रहा है छत्तीसगढ़ में 2022-23 में, तो 91.35% पाए गए हैं। मतलब 100 सड़क बना है ना, 100 सड़क, ये 100 सड़कों में से दोस्तों 91 सड़क अच्छी बनी है, इसकी गुणवत्ता मानक अच्छी है। ठीक, कब का डेटा है, तो 2023-24 का, लेकिन हमको याद करना है 24-25 का। वर्ष 24-25 में संतोषप्रद सड़कों का प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा, संतोषप्रद सड़कों का प्रतिशत कितना है, तो 98.37% याद रखना है, नहीं भूलना है। IMP लिख देता हूं यहां पर, मैं यहां IMP लिख देता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ में संतोषप्रद सड़कों की संख्या का प्रतिशत बताइए, तो 98.37% है, 98.37% है। आज के बाद जीवन में नहीं भूलना है जी इसको। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय सामग्री परीक्षण, प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाएं भी संचालित की जा रही है। तो प्रत्येक जिले में दोस्तों इस सड़क की गुणवत्ता चेक करने के लिए एक लैब संचालित किया जा रही है, प्रयोगशाला में टेस्ट किया जा सकता है ना उसकी गुणवत्ता की, क्वालिटी की, है ना। तो प्रयोगशाला मतलब लैब संचालित है परीक्षण करने के लिए। राज्य स्तर पर केंद्रीय प्रयोगशाला स्थापित है, राज्य स्तर पे केंद्रीय प्रयोगशाला स्थापित है, तथा 28 चलित सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा नियमित रूप से सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है। तो कितने चलित सामग्री परीक्षण है, तो 28 याद रखना, 28 नहीं भूलना,
28 सड़क में जाकर चलित वाहन से जाकर उस सड़क की क्वालिटी चेक किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है। ठीक ना। तो कितनी इसकी संख्या 28 को नहीं भूलना है। कई लोग इसको 34 बताते हैं, 34 नहीं है। ठीक ना, 28 याद रखना है। कार्यक्रम की प्रभावी समीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रबंधन और मॉनिटरिंग, ऑनलाइन प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग प्रणाली तैयार की गई है। इस हेतु नियमित रूप से परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों द्वारा अद्यतन आंकड़ों मतलब आज के आंकड़ों एवं फोटोग्राफ्स की प्रविष्टि की जा सकती है। तो ऑनलाइन प्रबंधन किया गया, इसके तहत दोस्तों पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाता है, मतलब ये ट्रांसपेरेंसी बनाया गया है। जैसे कोई ऐप बनाया जाता है, इसका मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, सुशासन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक ना। तो इसके लिए 2 वेबसाइट डेवलप किया गया है। वेबसाइट फर्स्ट क्या, पारदर्शिता के लिए, इस योजना की पारदर्शिता के लिए अच्छे से मैनेजमेंट संचालित करने के लिए 2 वेबसाइट डेवलप किए गए हैं। एक www.pmgsy प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना .nic.in एवं दूसरा क्या है www.omms.nic.in पर सड़क कार्य की तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स नियमित तौर पर डाली जा रही है। नियमित मतलब रेगुलर बेसिस पे डाली जा रही है। यहाँ जाकर दोस्तों आप पिक्चर देख सकते हैं, वीडियो क्लिप्स देख सकते हैं। ठीक 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 जी। भारत सरकार द्वारा सामान्य जन हेतु मोबाइल ऐप मेरी सड़क कब से शुभारंभ किया गया था? तो 25 दिसंबर, कई जगह जुलाई लिखा हुआ है, गलत है। 25 दिसंबर 2015 को याद रखना है, सरकारी आंकड़ा में लिखा हुआ है। देखिए मेरी सड़क 25 दिसंबर 2015 से प्रारंभ की गई है, जिसमें योजना के अंतर्गत सड़क के संबंध में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। मान लो कोई सड़क खराब है, गड्ढा है, पानी भर जाता है या जर्जर हो गया है, तो उस सड़कों का शिकायत अब ऑनलाइन माध्यम से दोस्तों मेरी सड़क ऐप पर कर सकते हैं। मेरी सड़क ऐप पर इस सड़क को कब बनाया गया था? तो 25 दिसंबर 2015 को। 25 दिसंबर 2015 को भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है ना कि राज्य सरकार के द्वारा। ठीक ना। तो ये पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है, ट्रांसपेरेंसी को। इस मेरी सड़क ऐप के माध्यम से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं जी। ठीक ना। अब दोस्तों टाइम ज्यादा हो रहा है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्राथमिकता का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। तो जब प्राथमिकता तय किए गए हैं, इसको हम दोस्तों अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।